सबसे पहले ये जो हमारा टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका मतलब जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सराउंडिंग्स का मतलब क्या है कि जो भी चीजें आपके आसपास होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। उसमें कोई भी चीज हो सकती है, आप जिस भी जगह पे हो, जो भी चीजें आपको सराउंड कर रही हैं। सपोज ये फिगर आप देख रहे हो, सपोज अगर हम मान ले कि यहाँ पे एक मैन खड़ा है, तो मैन के आसपास ये जो भी कुछ है ये मैन की क्या है, सराउंडिंग्स। अब आप देखिए क्या कुछ है, वाटर बॉडीज दिख रही हैं आपको, ग्रीनरी दिख रही है आपको, बिल्डिंग्स दिख रही है आपको, ट्रैफिक दिख रहा है आपको, एयर दिख रही है आपको, क्लाउड्स दिख रहे हैं, या आप ऑन होल कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर दिख रहा है। तो ये सब क्या है, इस मैन की सराउंडिंग्स है। ठीक है। अब जो भी सराउंडिंग्स होती हैं उनमें कुछ ना कुछ सामान तो है ही, जैसे कि वाटर बॉडीज हो गई, ग्रीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, कार्स हो गई, लिविंग नॉन लिविंग बहुत सी चीजें हैं जो आसपास हमें दिख रही हैं। तो उसमें से हम ये कहते हैं कि जो कोई भी चीज जिसको रखने पे वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, उसको हम क्या बुलाते हैं, मैटर। तो कोई भी चीज जो हमारे आसपास है जो कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, उसको हम क्या बुलाते हैं, मैटर। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं, उनमें मैटर क्या है, मतलब मैटर क्या होता है, कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो वी आर गोना टेक अप दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और इस चैप्टर में आप काफी कुछ जान पाएंगे कि आपके सराउंडिंग में जो चीजें हैं उनकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है। वो दिखती कुछ और है और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ और है, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ स्पेसिफिक है। सो वी आर गोना लर्न all these things in this chapter, that is matter in our surroundings. So let's start. Topics to be covered in this chapter are the introduction, classification of matter, activities related to particulate nature of matter, theory of molecular structure of matter, interconversion of states of matter, properties and molecular structure of different states, latent heat, and last, evaporation. So these all topics we'll be taking up in this chapter. तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का टाइटल है, अभी हमने बात करी, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले तो हमें इसी को जानना है कि जो मैटर है ये होता क्या है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैटर का मतलब है जिसको आप रखो तो वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो। मास मतलब उसका कुछ भार हो, ठीक है, चाहे वो थोड़ा हो थोड़ा ज्यादा हो, दैट हार्डली मैटर्स, बट इट शुड हैव सर्टेन मास. So matter is anything that occupies space and has mass. अब जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, यहां पे आपके पास ये क्या है, ये ब्रिक है। ब्रिक को आप रखते हो तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास भी होता है, तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ मैटर। ऐसे ही ये आपके पास है एलपीजी सिलेंडर। आपको पता है एलपीजी सिलेंडर जो है, इसके अंदर चाहे गैस है बट स्टिल आपको पता है एलपीजी सिलेंडर का कितना वेट होता है। आप अकेले उसको नहीं उठा सकते हो, या उठाते हो तो बहुत मुश्किल होती है, भारी लगता है आपको। और उसको आप जब रखते हो तो वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। और जबकि उसके अंदर आप देखो कितनी वेटलेस चीज है। एयर जो है उसका क्या वेट होता है, एयर का कोई बहुत खास वेट तो नहीं होता है, बट स्टिल आप कह सकते हो कि एयर को भी हम मैटर में ही क्लासिफाई करते हैं, बिकॉज उसको भी रखने के लिए आपको कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास तो होता ही है। Similarly, here we have milk. Milk is again a matter because it needs space wherever you will keep it and it will have a certain mass. So, आप कह सकते हो कि मैटर का मतलब है कोई भी चीज जिसको हम रखें वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो। जैसे यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आपके आसपास देखिए, आपका बेड है, आपका फर्नीचर है, आपका टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, इवन एक छोटी सी पिन है, वो भी क्या एक मैटर है, क्योंकि उसको भी आप रखोगे तो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। और चाहे उसका मास बहुत कम होगा पर मासलेस तो नहीं होगी ना कुछ मास तो होगा उसका, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ मैटर। पहले जब मैटर की क्लासिफिकेशन की गई, देखा गया कि मैटर किससे बना होता है, तो ये कंक्लूजन निकाला जो हमारे एंशियंट साइंटिस्ट थे कि जो मैटर है वो 5 तत्व से बनता है, मतलब 5 एलिमेंट्स से बनता है, जिसको आप पंच तत्व भी बुलाते हो। और वो 5 एलिमेंट्स क्या है, दैट इज एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्काई।
तो कहते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स, जो कि मिलके मैटर को बना रहे हैं। तो एंशियंट टाइम में मैटर की क्लासिफिकेशन यही थी कि एयर, फायर, अर्थ, वाटर, स्काई, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हो कि इन सब चीजों से मिलकर ही मैटर बनता है, मतलब पंच तत्व जो है मैटर के अंदर है। पर जैसे जैसे साइंस के अंदर एडवांसमेंट हुई, जैसे जैसे आपको पता है कि कितना कुछ हम जान चुके हैं अब साइंस के बारे में, हम कितने लॉजिकल रीजंस जानते हैं, तो पता लगा कि जो मैटर की क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, मैटर को और बेहतर तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो प्रेजेंट क्लासिफिकेशन है हमारी मैटर की, वो हमें ये बताता है कि जितना भी मैटर है उसको आप 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो आप फिजिकल फीचर्स, जैसे सपोज मैंने आपको एक पेन दे दिया, ठीक है, या आपके पास एक ब्रिक आ गई, तो वो फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, उसका क्या कलर है, क्या उसका वेट है, उसका आप कह सकते हो कि एयर के साथ रिएक्शन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा रिएक्शन वाला पार्ट। फिजिकल फीचर्स जो एक्सटर्नली कैसे दिखती है, हार्ड है, सॉफ्ट है, टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट है, आप उसको आसानी से तोड़ सकते हो या नहीं, दीज आर ऑल फिजिकल फीचर्स। तो फिजिकल फीचर्स को जब हम ध्यान में रख के क्लासिफाई करते हैं तो हम उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन बुलाते हैं। लेकिन वो कैसे किसी और के साथ इंटरेक्ट करती है, रिएक्ट कैसे करती है, वो जो क्लासिफिकेशन है वो आती है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो एक्सटर्नल फीचर्स पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फीचर्स। लेकिन जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसमें इंटरनल इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, क्योंकि इससे ही पता लगता है कि इसके अंदर किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, कोई किसी के साथ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल केमिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स सी दिस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड यू नो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच वी कैन एक्चुअली एक्सटर्नली सी। केमिकल क्लासिफिकेशन वो होती है विच इज बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि वो किस चीज से बना है और वो कैसे किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कैसे करेगा। सो दिस ऑल कम्स अंडर केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे अगर हम कोई सब्सटेंस ले लें, आप देखिए इसके अंदर किस तरह से अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, अलग अलग पार्टिकल्स कैसे अरेंज दिख रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल क्लासिफिकेशन। एक केमिकल कंपोजिशन है मैटर का, और इसी के बेसिस पे पता लगता है कि किसी और चीज के साथ किस तरह से रिएक्ट या इंटरेक्ट करेगा। Now let's do some activities to study more about matter, कि matter actually किस चीज से बना है या क्या प्रॉपर्टीज है मैटर की। पहली एक्टिविटी हम करने वाले हैं टू शो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। तो हमें कैसे पता लगा कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी और उसके लिए हमें कुछ सामान की जरूरत है। देखते हैं व्हाट ऑल वी नीड। वी नीड अ बीकर like this, as you can see in the figure, this is beaker, so we need a beaker, right? We need common salt. As you all know, common salt is sodium chloride. We need a spoon or a glass rod. Glass rod is like this, as you can see in the figure. This rod just it is used to stir. किसी भी चीज को मिलाने के लिए, हिलाने के लिए ये काम आती है, मतलब घोल सकती है किसी भी चीज को। It actually function like a spoon. अब इसमें हमने क्या किया, इस एक्टिविटी में हमने बीकर को 3/4 वाटर के साथ भर दिया है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, पूरा नहीं, 3/4 हमने बीकर को पानी के साथ भर दिया। अब जहां पे पानी हमने भरा है, सपोज अगर आपने पानी यहां तक भर दिया तो आपने वहां पे एक मार्क लगा लिया है। सो मार्क द लेवल ऑफ वाटर ऑन द बीकर। अब हमने इसके अंदर कुछ सॉल्ट डाला, वी एड कॉमन सॉल्ट टू इट। तो आप देख सकते हो बीकर है, 50 ml पानी है और इसके अंदर हमने सॉल्ट ले लिया है। अब हमने क्या किया, स्पून या ग्लास रॉड से हमने इसको स्टिर किया। स्टिर का मतलब हमने इसको हिलाया। तो पहले तो सॉल्ट डालते ही हमने देखा कि सॉल्ट बॉटम पे सेटल हो गया, ठीक है। लेकिन जब हमने स्टिरर से उसको स्टिर किया, इस तरह से हिलाया हमने, तो हमने देखा कि ये जो सॉल्ट है इसके पार्टिकल्स थोड़े से मूवमेंट में आए, पानी के अंदर हमें दिखने लगे कहीं कहीं, और धीरे धीरे वो बिल्कुल ही डिसअपियर हो गए। तो हमारी एक्टिविटी समझ गए ना, पानी लिया,
नोन वॉल्यूम का, मार्क किया लेवल, लेवल हमारे पास मार्क्ड है कि कहां तक पानी था, हमने सॉल्ट डाला, सॉल्ट पहले नीचे बैठ गया और फिर स्टिरर से स्टिर करने के बाद वो फाइनली डिसअपियर हो गया। तो अब हम देखते हैं हमें इससे पता क्या लगा है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी that when we add salt to water it settles down. Now we stir it, also on stirring it starts disappearing, और एक ऐसी स्टेज आ गई कि हमें सॉल्ट दिख ही नहीं रहा है पानी के अंदर। So this shows that it is not one continuous state of matter, instead it is formed of small particles. कि पहले particles इकट्ठे बैठे हुए थे, हमें एक state लग रहा था और stir करने के बाद वो particles अलग अलग कहीं कहीं पे दिखने लगे और वो finally disappear हो गए। तो ये कोई continuous state का तो indication नहीं है। That means इसमें जो भी चीज हमने डाली थी वो particles से बनी हुई थी। और conclusion हमें क्या इससे निकाला हमने? तो जब हमने इसको स्टिर किया तो जो सॉल्ट पार्टिकल्स थे दे गेट डिजोल्व्ड इन वाटर, ठीक है, पर फिर भी पानी का लेवल जैसे हमने 50 ml मार्क किया तो पानी का लेवल क्या रहा? सेम। तो इससे हमें पता लगता है कि जो सॉल्ट था उसको जब हमने हिलाया तो वो डिसअपियर इसलिए हो गया कि पानी के अंदर कुछ हॉलो स्पेसेस होती है, पानी के अंदर कुछ हॉलो स्पेसेस है, उन हॉलो स्पेसेस को सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए सॉल्ट डिसॉल्व भी हो गया, लेकिन वाटर लेवल जो कि हमने 50 ml मार्क किया था वो 50 ml ही रहा, क्योंकि जो हॉलो स्पेसेस थी वो ऑक्यूपाई हो गई और इसलिए जो वॉल्यूम था उसमें कोई चेंज नहीं आया। दूसरी एक्टिविटी है हमारे पास जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। अब वो मोशन कम ज्यादा हो सकता है बट दे आर ऑल इन स्टेट ऑफ मोशन। इसके लिए हमने क्या किया, एक्टिविटी के लिए हमने अगरबत्ती ली, मैच स्टिक ली और एक स्टैंड लिया उसको होल्ड करने के लिए। जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो ये स्टैंड है, ये आपके पास अगरबत्ती है, ठीक है, और मैच स्टिक हमारे पास है। नाउ टेक वन स्टिक आउट ऑफ द पैकेट और उसको आपने स्टैंड पे रखा, एट कॉर्नर ऑफ रूम आपने उसको लगा दिया और आपने उसको लाइटन भी कर दिया, आपने उसको लाइटन भी कर दिया, आपने उसको जला भी दिया। तो जब हमने रूम के कोने में रखा तो हमें लगा कि पहले तो फ्रेग्रेंस कोने तक सीमित थी, पर धीरे धीरे उसकी जो फ्रेग्रेंस थी अगरबत्ती की वो पूरे की पूरे रूम में फैल गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो रूम था उसमें से बहुत अच्छी खुशबू हमें आने लगी। उसका रीजन ये था कि जो मैटर के पार्टिकल्स थे वो स्टेशनरी नहीं थे, वो मूव कर रहे थे, तभी वो जहां पे ज्यादा थे वहां से वो कहां पे आ गए जहां पे वो कम थे। जैसे आपने कॉर्नर में रखा तो वहां पार्टिकल्स ज्यादा थे, वहां से वो पार्टिकल्स कहां की तरफ मूव करने लगे जहां पे वो पार्टिकल्स नहीं थे, तभी धीरे धीरे करके जब पार्टिकल्स सारे रूम में फैल गए तो पूरा रूम जो है उसमें से फ्रेग्रेंस आने लगी, राइट। इस फिनोमिना को हम क्या बुलाते हैं? डिफ्यूजन। इस फिनोमिना को हम क्या बुलाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। तो अब बेसिकली हुआ क्या, जब आपने स्टिक को लाइट किया तो जो हीट एनर्जी थी वो पार्टिकल्स ने पिक कर ली और वो रैपिडली मूव इधर उधर करने लगे, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स है एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर इधर उधर स्प्रेड हो गए और इन्होंने अपनी फ्रेग्रेंस पूरे रूम के अंदर पूरा अच्छे से स्प्रेड कर दी। तो ये हमें बताता है कि जो पार्टिकल्स है वो रेस्ट पे नहीं है, दे आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन। अब फिनोमिना जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल गई, ऐसी अगर आपकी मम्मा कुछ अच्छा कुक कर रही होती है तो आप अभी घर आते ही हो, बाहर ही होते हो, तो आपको फ्रेग्रेंस आ जाती है कि आपने पुलाव बनाया है, आपने राजमा बनाए हैं, वॉट एवर यू लाइक। कुछ चीजें होती हैं जिनकी स्मेल एक करेक्टरिस्टिक, आप कह सकते हो करेक्टराइज स्मेल होती है, तो हम उसे पहचान लेते हैं। तो इसका फिनोमिना जो इस चीज के पीछे है वो क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट कहां से, जहां पे वो ज्यादा है, वहां से उस जगह पे जहां पे उसका अमाउंट क्या है? कम। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन जहां पे वो ज्यादा है टू लोअर कंसंट्रेशन, राइट। तो इसको हम बेसिकली क्या बुलाते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम एक और तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि मैंने सपोज एक चैम्बर ले लिया है, ठीक है, एक चैम्बर मेरे पास यहाँ है और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ बीच में वॉल्व लगा हुआ है, ये क्लोज्ड है। लेट्स से इसके अंदर कुछ अलग तरह की गैस है, गैस ले लेते हैं, और इसमें कुछ अलग तरह की गैस है,
ठीक है, तो जब तक ये अब वॉल्व क्लोज्ड है तो ये वाली गैस इधर ही है, बी टाइप की गैस हम ए बी मान लेते हैं, बी टाइप की गैस एक बीकर में ही है और ए टाइप की गैस एक बीकर में ही है। लेकिन जैसे ही आप इस वॉल्व को खोलते हो तो क्या होता है, ये सारी गैसेस डिफ्यूज हो जाती है, मतलब इधर वाली गैस के पार्टिकल्स इधर भी मिलते हैं और इधर वाली गैस के पार्टिकल्स इधर भी मिलते हैं, ये मिक्स हो जाती है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस को भी हम डिफ्यूजन, इसको भी आप यहाँ पे क्या बुलाओगे, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को आप कह सकते हो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूवमेंट, या दो चीजों का आपस में, डिफरेंट चीजों का आपस में इंटरमिक्स होना। नाउ एक्टिविटी टू प्रूव कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं दे ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स भी है। तो इस एक्टिविटी के लिए हमने एक आयरन नेल ले लिया, हमने एक रबर बैंड ले लिया और हमने एक लॉग ऑफ वुड ले लिया। ठीक है, अब हम तीनों को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, और जब हम इनको ब्रेक करना चाह रहे हैं हमने इक्वल फोर्स तीनों के ऊपर लगाया। अब हमने देखा कि जो हमने सेम फोर्स लगाया, लेट्स से हमारा फोर्स एफ ई इस पे है, एफ ई रबर बैंड पे, एफ ई आयरन नेल पे, और एक सफिशिएंट इनफ फोर्स है। अब जब ये फोर्स हमने रबर बैंड पे लगाया तो हमने देखा रबर बैंड आसानी से टूट गया। ठीक है, उसके बाद हमने वुड पे लगाया, जोर थोड़ा फोर्स थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ा पर वुड को भी हमने तोड़ लिया। ऐसे ही आयरन पे लगाना पड़ा, और एट लास्ट इन तीनों में से सबसे ज्यादा फोर्स हमें किसके लिए लगाना पड़ा, आयरन के लिए, आयरन नेल के लिए। तो इसका मतलब है हम जब भी किसी चीज को तोड़ना चाहते हैं, ये तो क्लियर है कि दैट वी नीड टू अप्लाई फोर्स। अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स में कितना अट्रैक्शन है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब जैसे इन तीनों में से इसमें जो अट्रैक्शन है बैंड के अंदर वो मिनिमम था, वो क्या था, मिनिमम, इसलिए जो फोर्स लगाना पड़ा वो कंपैरेटिवली इन दोनों से बहुत कम था। फिर वुड का नंबर था सेकंड, हमें फोर्स लगाना पड़ा पर उतना नहीं जितना कि रबर बैंड पे, उससे ज्यादा। और सबसे ज्यादा फोर्स हमें किस पे लगाना पड़ा, आयरन नेल पे। तो अब देखिए, अब तीनों ही ये सब्सटेंसेस सॉलिड्स है, कोई भी इनमें से लिक्विड नहीं है, तीनों ही सब्सटेंस क्या है, सॉलिड्स। अब देखिए तीनों सॉलिड है, तीनों में अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होगा वहां पे आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो समझ गए आप कि मैटर जो है वो आपस में अट्रैक्ट करता है, पार्टिकल्स मैटर के आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तभी वी नीड टू ब्रेक इट, वी नीड टू अप्लाई सर्टेन फोर्स, और किसी केस में ज्यादा, किसी केस में कम। So that means they have attraction between them. That is why it is difficult to break them. So the conclusion, हमें पता है कि जो आयरन है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का मैक्सिमम है, इसलिए जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी मैक्सिमम, राइट। अब इन्हीं कुछ मैटर के बारे में हम कुछ जान चुके हैं, काफी कुछ हमें पता लग गया है, तो इसके बेसिस पे हमारे पास फॉर्मुलेट हुई एक थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जो हमें मैटर के बारे में कुछ बताती है। पहली चीज ये थ्योरी हमें कहती है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। हमने एक्टिविटी भी कर ली, तभी हमें पता लगा कि भी जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है, और इन पार्टिकल्स को हम क्या बुलाते हैं, मॉलिक्यूल्स। मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बुलाते हैं, मॉलिक्यूल्स, राइट। अब मैटर के ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये स्टेशनरी नहीं है, दे आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन, ये मूव कर रहे हैं यहां से वहां। हो सकता है मोशन बहुत ज्यादा नहीं हो पर मोशन है। अब क्योंकि मोशन है तो इसका मतलब इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती ही क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो ऑब्वियसली मोशन है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो हमने देखा जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट और ज्यादा तेज हो जाता है, ये इधर इधर फटाफट मूव करने लगते हैं, इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हमें किसमें दिखती है, गैसेस में, और सबसे कम किसमें दिखती है, सॉलिड्स में, क्योंकि गैसेस में मूव करने का स्पेस बहुत है इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है उनमें, और सॉलिड्स में मूव करने का स्पेस उतना नहीं है, पार्टिकल्स पास पास है, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम होती है सॉलिड्स में। अब मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे कि अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हो, अगर हम कहें ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये बिल्कुल ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि आप ये बिल्कुल इस तरह से अरेंज्ड है, इनमें स्पेसेस तो है। ठीक है, तो जो स्पेसेस होती है
मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनको हम क्या बुलाते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मतलब बीच में, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के जो जगह है उसको हमने क्या बुलाया? स्पेस। सो द मॉलिक्यूल्स possess certain space between them which is called as intermolecular space. This space is actually different in solids, different in liquid and different in gas. Like in gas, this space is maximum. बहुत दूर है particles एक दूसरे से, तो intermolecular space क्या है? Maximum. Solid में सबसे ज्यादा पास है, तो इसलिए इसमें intermolecular space क्या है? Minimum. Particles are very closely packed, so there is hardly, or you can say a very little space between particles. तो intermolecular space minimum है solids में और maximum है gases में. अब ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूल आपस में अरेंज्ड है तो उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा जो उनको होल्ड करके रखा हुआ है इकट्ठे, है ना? तो जो फोर्स पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बुलाते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. इंटर का मतलब बीच में, मॉलिक्यूल्स के एक अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये बन गया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जब पार्टिकल्स पास पास होंगे तो ये ज्यादा होगा, अगर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो ये फोर्स भी कम होगा. हम कह सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के. जितनी स्पेस ज्यादा उतना फोर्स लेस, जितनी स्पेस कम उतना फोर्स ज्यादा. तो हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन स्पेस. जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतना फोर्स कम होगा, जितनी कम स्पेस होगी उतना फोर्स ज्यादा होगा. तो आप समझ गए ना कि हमारी मैटर के बारे में, हम जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? तो इनको आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि यही इस चैप्टर का आप कह सकते हो मेन बेस बनाती है ये चीज कि आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए. So now before we start with another classification, let us do some terms, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम इन टर्म्स के बारे में बार बार पढ़ेंगे. तो मैटर तो आप जान चुके हो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको आप क्या बुलाते हो? मैटर. जैसे कि ब्रिक हो गया, जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गया, वी हैव डिस्कस. ठीक है. अब दूसरा एक टर्म है मटेरियल. मटेरियल हम किसको बुलाते हैं? एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर को, एक ही तरह का जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैटर है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मटेरियल. तो जहां पे भी मटेरियल का हम जिस चैप्टर में यूज करेंगे तो आप समझ लीजिए वहां पे एक सेम टाइप का मैटर, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइप का मैटर प्रेजेंट है. अब जो ये मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स हमने अभी बात करी है, जो स्पेसिफिक टाइप है मैटर का, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के मैटर को हम मटेरियल बोलते हैं. ये दो तरह के होते हैं, वन इज होमोजीनियस, अदर इज हेट्रोजीनियस. होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. हेट्रो को हम क्या बुलाते हैं? डिफरेंट. देखते हैं क्या फर्क है इनमें. See, homogeneous materials are those which have same composition and same properties throughout. अब जैसे कि इस फिगर के अंदर आप देख रहे हो कि आपके पास लिक्विड स्टेट है पानी की, है तो वाटर ही, और ये आपके पास सॉलिड स्टेट है वाटर की, दैट इज आइस. लेकिन अगर हम केमिकली देखें तो दोनों ही क्या है? वाटर ही है, राइट? तो इनकी जो कंपोजिशन और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो थ्रू आउट सैंपल में सेम होगी. आप सैंपल यहां से ले लो, यहां से कहीं से भी देखो, जो कंपोजिशन है और जो प्रॉपर्टीज है दैट आर गोइंग टू रिमेन सेम. सो दिस इज व्हाट इज होमोजीनियस मटेरियल. हेट्रो मीन्स डिफरेंट. हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट. तो डिफरेंट से हमें पता लगता है कि ये जो मटेरियल होगा इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी और इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट होगी. अब आप देखिए आपके पास ये वाटर है और वाटर के अंदर आप कहो कि आपने सैंड डाल दी है, ठीक है. अब सैंड जब आप इस पानी के अंदर डाल रहे हो तो आप देखो आपको एक अलग सी लेयर यहां दिख रही है, एक अलग सी लेयर यहां दिख रही है और कुछ कुछ पार्टिकल्स आपको बीच में भी दिख रहे हैं. तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो कंपोजिशन है और जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट है. सो दिस इज व्हाट इज हेट्रोजीनियस. अगर कोई भी चीज में कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज एक जैसी दिखे तो वो होमोजीनियस होता है, और अगर कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज अलग अलग पार्ट में एक ही सैंपल में अलग अलग दिख रही है तो दैट इज हेट्रोजीनियस मटेरियल. और जहां तक हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, हम पढ़ चुके हैं जो मॉलिक्यूल है दैट इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर. अभी हमने पढ़ा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है और उसको हम क्या बुलाते हैं? मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर के लिए ही
यूज करेंगे। अब जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज O2 गैस। सो दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर, इसलिए हम इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कह देंगे। ऐसे ही दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बिकॉज दिस सिंबल इज यूज पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर दैट इज नाइट्रोजन। तो मॉलिक्यूल का मतलब है जो कि इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर। और ये जो फिगर हमने यहाँ पे ली गई है, ये हमने आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन O2 है, तो इसका मतलब दो ऑक्सीजन के अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। नाउ लेट अस डू फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगर हम मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए क्लासिफाई करते हैं, तो मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में। वी कैन डिवाइड इट इनटू थ्री टाइप्स। द फर्स्ट कैटेगरी और अ टाइप इज सॉलिड, अदर इज लिक्विड एंड द थर्ड इज गैस। तो अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास बेसिकली जो हम पढ़ते हैं, दीज आर थ्री स्टेट्स दैट इज लाइक यू कैन से दैट इन विच द मैटर कैन बी डिवाइडेड, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कुछ और भी आप कह सकते हो स्टेट्स हैं जिनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो स्टेट्स हमारे पास कौन सी है, दैट इज वन इज BEC एंड द अदर इज प्लाज्मा। राइट तो इतना डिटेल हम इन स्टेट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमें अभी इस स्टैंडर्ड तक जिसको डिटेल में पढ़ना है दैट इज ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अदरवाइज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम मैटर को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, BEC एंड प्लाज्मा। सो लेट्स गो इनटू डिटेल ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस फर्स्ट। अब आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हो, ये हमारे पास है सॉलिड, ठीक है, ये हमारे पास है लिक्विड और ये हमारे पास है गैस। तो अगर आप सॉलिड के अंदर देख रहे हो तो ये जो राउंड राउंड आप ये बॉल्स जैसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दीज आर एक्चुअली पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली पार्टिकल्स। तो अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत साथ साथ हैं, है ना, बहुत टाइटली पैक्ड लग रहे हैं हमें। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा लूज है एज कंपेयर टू सॉलिड, कुछ स्पेसेस यहाँ पे खाली आपको बीच बीच में दिख रही है। सो वी कैन से समहाउ दैट दे हैव सर्टेन स्पेसेस बिटवीन देम। और गैस के अंदर अगर हम देखें तो हमें पार्टिकल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेसेस दिख रही है, उनके बीच में गैप्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, पार्टिकल्स दूर दूर हैं। और ये जो एरोज है, दीज एरोज आर एक्चुअली पॉइंटिंग टूवर्ड्स मोशन, मतलब ये मूवमेंट के अंदर है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्योंकि इनमें स्पेस है तो ये इजिली मूव कर पाते हैं। तो आप देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस बहुत मेजर डिफरेंस है। देखने में आपको कुछ ज्यादा नहीं लग रहा होगा बट एक्चुअली ये जो डिफरेंस है, ये जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है, ये इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज को आपस में चेंज कर देता है। देखते हैं हम क्या प्रॉपर्टीज है और फर्दर हम और क्या पढ़ सकते हैं इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से। देखिए अगर हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखें तो हमने ये देखा कि जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक सॉलिड का, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है वुड का। ठीक है, अब आप देखिए जैसे ये वुड है, इसका एक जो शेप है वो क्या रहने वाला है, फिक्स्ड रहने वाला है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहने वाला है, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, इसको सब्जेक्ट नहीं कर रहे हो, इसको तोड़ नहीं रहे हो या कुछ भी आप एक्सटर्नली नहीं कर रहे हो। अदरवाइज सॉलिड अपने आप अपनी शेप नहीं बदल रहा है, अपना वॉल्यूम नहीं बदल रहा है। सो वी कैन से दैट दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि जैसे कि आपने देखा कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से है, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड है, राइट तो ये हिल डुल नहीं सकते हैं। सो दैट इज द रीजन दे हैव फिक्स्ड शेप एंड दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अब पार्टिकल्स इतने पास पास है तो उनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। देखिए कंप्रेस का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्पॉन्ज ले लें, ठीक है, तो स्पॉन्ज को अगर आप दबाएंगे, आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो आप उसको एक बहुत बड़े स्पॉन्ज के पीस को छोटा सा कंपैक्ट भी कर सकते हैं फोर्स लगाकर। तो उसी को हम प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी होने के लिए स्पेसेस होना बीच में बहुत जरूरी है पार्टिकल्स के। अब क्योंकि सॉलिड के अंदर तो आप देख पा रहे हो कुछ ऐसी स्पेसेस हमें दिख ही नहीं रही हैं, ऑलमोस्ट नील स्पेस है, इसीलिए हम इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते, राइट। एंड दे डोंट नीड अ कंटेनर टू होल्ड देम, वी डोंट नीड अ कंटेनर टू होल्ड देम। इनको हम जब रखेंगे तो ये उसी फिक्स शेप और वॉल्यूम को, कुछ स्पेस को, एक ह्यूज स्पेस को ऑक्यूपाई
करेंगे. दे डोंट फ्लो. इनके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं है. फ्लूइडिटी मतलब अगर आपने इनको एक जगह पे रख दिया है तो ये बहकर दूसरी जगह पे नहीं चले जाएंगे. राइट. सो दे हैव नो प्रॉपर्टी, दैट इज दे डोंट फ्लो. देयर डिफ्यूजन टेंडेंसी इज नील. डिफ्यूजन का हमने बात करी थी कि किसी भी चीज का मूवमेंट, डिफ्यूजन का मतलब क्या था? मूवमेंट. या तो जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, या हमने कहा था कि अगर हमने एग्जांपल लिया था कि अगर आपने दो अलग अलग तरह की गैसेस ले ली हैं या कुछ पार्टिकल्स ले लिए और बीच में से उनको बंद कर दिया है, और अगर आप वो वॉल्व को खोल देंगे तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे. ठीक है. वो मिक्सिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा कौन शो करते हैं? गैसेस. सॉलिड्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं. अगर सपोज आप कहो कि आपने एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर आपने कुछ भी सॉलिड, आपने आयरन नेल्स ले लिए लेट्स से, बहुत सारे, ठीक है, और इस कंटेनर को यहाँ हमने बंद कर दिया, और यहाँ हमने एक और कंटेनर ले लिया, लेट्स से हमने यहाँ पे वुड ले ली. तो ऐसा नहीं है कि इस वॉल्व को आप ओपन करोगे जब, तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, नेल्स अपने आप उधर, और जो ये हमने जो सेकंड चीज ली है वो अपने आप इधर डिफ्यूज कर जाएगी. ऐसा नहीं होगा. सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज. उसका रीजन है कि इनके बीच में जगह ही नहीं है. जगह नहीं है तो इनके बीच में मोशन, इनके पास मोशन ही नहीं है उतना कि ये कहीं से कहीं पास हो जाए. सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स. अब सॉलिड्स का अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि अभी हमने पहले बात करी, आपको पता है कि पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड है. राइट. तो पहली चीज जो हम इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक तो जो पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड. पैक होने करके इनके बीच में जो स्पेसेस है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही लेस है. आप कह सकते हो इट इज ऑलमोस्ट नील. अब कोई चीज के अंदर स्पेस नहीं है तो इसका मतलब वो बहुत ही पास पास है. तो पास है तो इसका मतलब उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रांग है. इसी कारण जितने भी सॉलिड्स हैं उनकी फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कंप्रेस होने के लिए स्पेसेस होना बहुत जरूरी है. वो स्पेसेस सॉलिड्स के अंदर नहीं होती है. अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है. लिक्विड्स जो है वो अपनी शेप बदलते रहते हैं. आप जैसे कंटेनर के अंदर डाल दो, आप किसी भी शेप के कंटेनर के अंदर डाल दो, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेंगे. लेट्स से आपने पानी को इस तरह के फ्लास्क में डाल दिया तो वो ऐसी शेप ले लेगा. आपने इसी पानी को ऐसे राउंड फ्लास्क में डाल दिया तो वो ऐसी शेप ले लेगा. तो इसका मतलब जो लिक्विड्स है दे डोंट हैव फिक्स शेप, दे एक्चुअली टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. उनका वॉल्यूम नहीं बदलता है. दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू कंप्रेस, लाइक वी कैनॉट कंप्रेस इट ऑल्सो. इनके अंदर भी स्पेसेस हैं पर उतनी स्पेसेस नहीं है कि जिसको वो कवर करके और बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि कंप्रेस हो जाएं. इतना कंप्रेस नहीं हो सकते हैं वो भी. वी नीड कंटेनर टू होल्ड देम, वो हम अभी बात कर चुके हैं. राइट. तो अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करते हैं, तो इनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है. जैसे सॉलिड्स में बात करो तो जैसे सपोज आपके पास एक ये आप कह सकते हो एक चैम्बर है और यही आपके पास सेम चैम्बर है. राइट. तो इसके अंदर अगर आप सॉलिड पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखोगे तो लेट्स से ये सॉलिड पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज्ड है. ठीक है. तो लगभग जैसे कि मैं इसको ड्रॉ कर रही हूं तो लेट्स से हमने यहाँ पे कितने पार्टिकल्स बना लिए हैं? 5 इन ईच लाइन. तो 5, 10, 15, 20 पार्टिकल्स हो गए हमारे पास. अब यही अगर सेम साइज के कंटेनर में मैं लिक्विड के पार्टिकल्स अरेंज करूंगी तो वो इस तरह से अरेंज होंगे क्योंकि उनके बीच में कुछ स्पेसेस है. राइट. तो वो भी फिल तो कर लेंगे इसको, लेकिन ये उतने नहीं होंगे जितने की सॉलिड्स के अंदर है. लेट्स से सॉलिड के अंदर 20 पार्टिकल्स है तो यहां पे हम गिन लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 पार्टिकल्स. तो आप कह सकते हो स्पेस सेम है लेकिन पार्टिकल्स का नंबर क्या है? यहाँ पे कम है. यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 16 है. मतलब सेम जगह लेसर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं. अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास है. तो ऑब्वियसली अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम तरह के पार्टिकल्स एक जगह पे ज्यादा आ रहे हैं और एक जगह पे लेस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो डेंसिटी, जहां पे कम पार्टिकल्स होते हैं वहां पे डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी. तो लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो सॉलिड्स के कंपैरेटिवली कम होती है. दे कैन डिफ्यूज,
ये डिफ्यूज कर सकते हैं बट नॉट टू एन एक्सटेंट जैसे कि गैसेस कर सकती है. दे कैन डिफ्यूज बट नॉट so much, and the reason behind that, like why they can diffuse, is that because they have certain spaces between them. This is the reason. Now if we look at the structure of molecular structure of liquids, तो हमने देखा कि इसके अंदर जो particles है उनका जो arrangement है उनके बीच में कुछ spaces है. They are not so close to each other like we saw in solids. उसमें तो बहुत पास पास थे. इस करके हम कह सकते हैं इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है. और फोर्स की अगर हम बात करें तो अगर थोड़ा स्पेस है तो फोर्स तो ऑब्वियसली कम होगा ही. अब देखिए कोई आपके घर इमीडिएट आपके घर ही रहता है तो आपका उसके साथ प्यार एक अलग तरह का होगा. आपका अटैचमेंट, एक अट्रैक्टिव फोर्स जो उसके साथ होगा एक अलग तरह का होगा. चाहे आप लड़ते रहो बीच में लेकिन फिर भी एक लिंक आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज नॉट सिटिंग आई एम सेइंग लाइक हु इज नॉट स्टेइंग एट योर प्लेस इन योर ओन होम, और वो कहीं दूर किसी शहर के अंदर रह रहा है. तो उसके साथ भी अटैचमेंट हो गई पर उतनी नहीं होगी जितनी कि कोई चीज क्लोज है आपके. क्योंकि कोई भी चीज क्लोज होती है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्वाइट स्ट्रांग होता है. तो ऐसे ही पार्टिकल्स के अंदर भी होता है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस अब लिक्विड्स के अंदर थोड़ी सी लेस है सॉलिड्स के कंपेरेटिवली. सॉलिड्स में तो ऑलमोस्ट है ही नहीं. तो इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर हम सॉलिड के कंपेरेटिवली बात करें तो उससे कम होगा इनके अंदर. अब अगर हम गैसेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो गैसेस के अंदर ना फिक्स शेप है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है. ना तो ये भी जिस चीज में डालो वैसी शेप ले लेते हैं और वॉल्यूम भी इनका बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है. इनको हम बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. आप देखिए कितना कंप्रेस कर सकते हैं कि हम इतनी गैस को सिलेंडर के अंदर, मतलब सिलेंडर छोटा होता है गैस ज्यादा है, अगर गैस को ज्यादा जगह चाहिए हम उसको इतना कंप्रेस कर लेते हैं कि हम एक सिलेंडर के अंदर उसको फिल कर लेते हैं. Right. So gases, they are actually compressible. The reason because they have large spaces between them. आप देखो particles के बीच में कितनी space है. So they can actually fill those space and they can come closer, and that is why we can compress. Compressibility होती ही यही है कि किसी चीज के particles को पास पास लाना. तो अगर space है तो वो चीज possible है. They can flow in all directions because they have huge kinetic energy, so they can move in any direction. इनका motion काफी बढ़िया रहता है और बहुत ही जगह पे मूव कर सकते हैं. किसी भी जगह से किसी भी कंटेनर में डालो पूरे कंटेनर को फिल कर लेते हैं बिकॉज दे हैव स्पेस, यू कैन से दे हैव लार्ज स्पेसेस, सो दे फिल दोज कंटेनर ऑल्सो एंड दे हैव मोशन ऑल्सो. सो दिस इज द रीजन दैट दे कैन डिफ्यूज. अब क्योंकि मोशन है तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन भी फास्टर होगी. सबसे जो बढ़िया डिफ्यूजन शो करती है वो कौन शो करती है? गैसेस. आप कोई भी दो कंटेनर्स लो, दो अलग अलग गैस लो, आप वॉल को खोलो, आप देखो झट से मिक्स हो जाएंगी वो. सो द गैसेस एक्चुअली डिफ्यूज and they have very low density. So obviously अगर आप वही सेम कंटेनर ले रहे हो, सेम साइज का कंटेनर ले रहे हो और सेम चीज आप इसमें फिल कर रहे हो तो ऑब्वियसली पार्टिकल गैस वाले कंटेनर में कम आएंगे क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज्यादा है. अब स्पेस ज्यादा है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होने वाला है? लेस होने वाला है. इसलिए डेंसिटी भी सबसे कम होती है गैसेस की. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हम बात कर चुके हैं जो पार्टिकल्स है वो काफी दूर दूर है. इस वजह से जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत ही कम है. ठीक है, ऑलमोस्ट निल है. और अगर हम इंट्रामोलिकुलर स्पेस की बात करें तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस आउट ऑफ 3 इनके अंदर सबसे मैक्सिमम है. Now let's sum up the properties of solid, liquid and gases. अब आप बहुत कुछ जान चुके हैं, so it's the time to sum up all the properties और इनका एक comparison हम tabular form में देखते हैं. अब जैसे कि आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में जान चुके हैं, सो नाउ लेट्स सम अप देयर प्रॉपर्टीज एंड सी द कंट्रास्ट बिटवीन दीज थ्री ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज. तो पहली प्रॉपर्टी जो हम देखने वाले हैं दैट इज शेप एंड वॉल्यूम. अगर आप सॉलिड्स की बात करते हो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स की बात करें तो शेप तो डेफिनेट नहीं है बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. और gases, they neither have definite shape nor have definite volume. If we talk about structure of particles, तो हमने देखा solids के अंदर particles बहुत इस तरह से tightly packed थे. ठीक है, तो position of particles is fixed. Liquids के अंदर they can't get away from each other but have sufficient freedom for the movement. क्योंकि particles बहुत tightly नहीं थे, पास पास थे but
इतना फ्री भी नहीं थे कि एक दूसरे के फोर्सेस को ओवरकम करके कहीं मूव कर जाएं, दूर चले जाएं आपस में, बट स्टिल दे हैव फ्यू स्पेसेस बिटवीन देम. इन गैसेस द पार्टिकल्स आर नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और वो जितना भी दूर एक दूसरे से जाना चाहें दे कैन गो एक्चुअली. Third property is number of free surfaces. Solids, there is no limit. Liquids, they have only one surface, and gases, there is no free surface. Fourth property is intermolecular forces between constituent particles. Solids में particles बहुत tightly packed है, इसलिए जो forces है, intermolecular forces, they are very strong. Liquids में it is much weaker than solids, और gases के अंदर वो forces almost negligible है. Next property is intermolecular space, right? If we talk about intermolecular space between the constituent particles, in solids it is very small, in liquids it is more than solids, and in gases it is very, very large. And if we talk about the rigidity, solids, they have high rigidity, liquids, they have lower than solids, and they are called by a special name, that is fluids, because they can flow. And gases, they have no rigidity because particles are very far apart and they can flow to a great extent. Therefore, they are also called as fluids. And if we talk about the kinetic energy of the constituent particles, in solids, it is least. In liquids, it is more than solids, but less than gases. And in gases, it is maximum. And if we talk about the density, the solids have high density because of close packing of particles due to less available spaces. And liquids, they have lower density than solids, again due to less close packing. And gases, they have very, very low density because of large separation of molecules due to larger spaces between them. And if we talk about the compressibility, solids, they are almost non-compressible because there is no space to compress them. Liquids, they are compressible more than solids, but not too much. And gases, they are highly compressible and can be compressed to such an extent as we have discussed the LPG and CLG cylinders also. So they can be compressed so much that they can be converted into liquids as well. Effect of heat, as we know, whenever we heat any substance, there is an expansion. Solids, they do not expand much. Liquids, they have higher expansion than solids, and gases, they expand much larger than from solids and liquids. Next, we have diffusion. Solids diffuse extremely slowly because there is no space and their attraction is high. And liquids, they diffuse more easily than solids, and gases diffuse more rapidly. फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा. जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास दो और स्टेट्स हैं. फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बीईसी, विच इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, विच इज द फुल फॉर्म. अब देखिए ये मैटर की पांचों स्टेट्स हैं. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हम कर चुके हैं अभी. उसके अलावा हमारे पास है बीईसी एंड वी हैव प्लाज्मा. तो देखते हैं ये दो स्टेट्स के बारे में हम कितना इंफॉर्मेशन अभी के लिए पढ़ सकते हैं. प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आयन्स होते हैं. हम कह सकते हैं जो प्लाज्मा है इट कंसिस्ट ऑफ आयनाइज्ड गैस, मतलब वहां पे गैस के एटम्स आयंस की फॉर्म में कन्वर्टेड है और वो इतने एनर्जेटिक है, इतने एक्साइटेड है कि दे कीप ऑन मूविंग एंड दे आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड. तो आप अगर आपको प्लाज्मा क्वेश्चन आ सकता है तो आप कह सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ आयंस और आयनाइज्ड गैस इन विच द पार्टिकल्स आर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड एंड दे आर मूविंग एट हायर स्पीड. अब जैसे कुछ डिवाइसेस हैं, ट्यूबलाइट, सीएफएल्स, यहाँ पे जो गैसेस हैं दे गेट आयनाइज. जब आप इनमें करंट पास करते हो गैसेस आयनाइज हो जाती है और वो एक ग्लो भी करने लगती है. एंड द कलर ऑफ द ग्लो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस. अब जैसे कि नियॉन गैस है, जब आप उसमें से करंट पास करते हो तो वो आयनाइज होती है, सुपर एक्साइटेड एनर्जेटिक होती है और कलर भी आता है. और जैसे नियॉन का रेड कलर है, आर्गन का ग्रीन है, तो सो ऑन हमारे पास डिफरेंट गैसेस के डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस वी हैव डिफरेंट कलर्स. सो दिस इज व्हाट इज प्लाज्मा. और अगर आप बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट की बात करते हो तो ये एक फिफ्थ स्टेट है मैटर की. और ये कब अटेन होती है? जब आप गैस को सुपर कूल कर देते हो. अब आप देखो, जब गैस को आप सुपर हीट कर देते हो, करंट पास करना मतलब हीट ही करना होता है ना, तो वो आयनाइज्ड हो जाती है और उससे आपके पास कौन सी स्टेट आ जाती है? प्लाज्मा.
और अगर इसी गैस को आप सुपर कूल कर देते हो, आप इसको बहुत ही ज्यादा कूल कर देते हो, तो इससे हमारे पास स्टेट आ जाती है BEC। और ये ऑलमोस्ट जो ये स्टेट है ये अचीव हो जाती है एब्सोल्यूट कैल्विन टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर पे। आपको पता है जो जीरो कैल्विन है ये हमारा एब्सोल्यूट स्केल है, तो यहाँ पे इतनी सुपर कूलिंग करनी पड़ती है तब आपके पास ये स्टेट आती है कि पार्टिकल्स सॉलिड से भी ज्यादा आप कह सकते हो इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और एक सिंगल मास वो बना देते हैं। सो दिस इज व्हाट इज BEC। अब एक टर्म हम पढ़ेंगे टेम्परेचर और एक फिनोमिना, इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा जानेंगे। अब आपको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, आप जनरली रूटीन में भी यूज करते हो कि हाँ आज मेरी फ्रेंड को टेम्परेचर है, फीवर आप बोल देते हो या टेम्परेचर बोल देते हो, या जिसको टेम्परेचर है, या जिसको टेम्परेचर है पानी गर्म है इसका टेम्परेचर हाई है, ये चीज ठंडी है इसका टेम्परेचर लो है। ऐसे हम बहुत से जनरल लाइफ रूटीन में हम ये ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, मतलब इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इसको मेजर करने के लिए कि कौन सी चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, हमारे पास एक डिवाइस है थर्मोमीटर। आप सब जानते हैं, आप यूज भी करते हैं घर में, कभी आपको लगता है आपकी बॉडी गर्म है तो वी यूज थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, राइट। तो जो ये थर्मोमीटर्स होते हैं ये एक्चुअली मेजर कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ टेम्परेचर कि कितना टेम्परेचर है, और जो टेम्परेचर होता है दैट इज एक्चुअली द एक्सटेंट ऑफ मोशन ऑफ एटम्स ओनली, कि उसके अंदर जो मोशन है वो कितना है, क्योंकि मोशन से ही तो एनर्जी हीट प्रोड्यूस हो रही है और वही हीट टेम्परेचर को ज्यादा या कम कर रही है। अब जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो ये हमारे पास कुछ थर्मोमीटर्स हैं जिसके अंदर कुछ स्केल्स हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, दीज आर ऑल स्केल्स। पढ़ते हैं इनके बारे में हम। अब टेम्परेचर को हम अलग अलग स्केल्स पे मेजर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप डिस्टेंस को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ऐसे यूनिट्स पे मेजर कर सकते हो। ऐसे ही टेम्परेचर के स्केल्स मतलब यूनिट्स है इसको मेजर करने के लिए, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और हमारे पास फ़ारेनहाइट। तो दीज आर फ्यू स्केल्स, जनरली हम सेल्सियस और केल्विन स्केल ही यूज करते हैं। अगर आप सेल्सियस स्केल देखोगे तो सेल्सियस स्केल पे जो रीडिंग है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की होती है थर्मोमीटर पे, 0 से 100 तक होती है। और अगर आप वो केल्विन स्केल पे देखते हो देन इट इज 273 केल्विन टू 373 केल्विन, ये स्केल की वैल्यू होती है। अब जो लोअर टेम्परेचर है उसको हम लोअर फिक्स्ड वैल्यू बोल देते हैं, जो लोअर टेम्परेचर है उसको हम लोअर फिक्स्ड वैल्यू बोल देते हैं, और जो हायर टेम्परेचर है उसको हम अपर फिक्स्ड वैल्यू बोल देते हैं या पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस वाले स्केल पे जो लोअर फिक्स पॉइंट है दैट इज 0 एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 100। केल्विन पे जो लोअर फिक्स पॉइंट है दैट इज 273 केल्विन एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 373 केल्विन, राइट। अब जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है दैट एक्चुअली शोज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और आइस, आप कह सकते हो, तो दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन इफ यू टॉक इन अ केल्विन स्केल। और जो हायर या अपर फिक्स पॉइंट है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कह देते हैं, विच इज 100 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल एंड 373 केल्विन ऑन केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हम केल्विन को मानते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हम केल्विन को मानते हैं, ऑन विच जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री। तो अगर आप कह सकते हो 0 केल्विन टेम्परेचर, इसका मतलब है कि हम उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बुलाते हैं, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या एब्सोल्यूट केल्विन हम इसको बुलाते हैं। इससे लोअर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर बुलाते हैं, दैट इज 0 केल्विन। और यू कैन से केल्विन स्केल इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज जो भी हमने पढ़ी वो हमें दी हुई है। एब्सोल्यूट 0 अगर आप केल्विन में बात करोगे दैट इज 0 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट 273 जिसको आप लोअर फिक्स पॉइंट भी कहते हो, और अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन। वही डिग्री सेल्सियस में देखें तो -273 इज एब्सोल्यूट 0, 0 डिग्री सेल्सियस इज लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट के स्केल में एब्सोल्यूट 0 इज -460, लोअर फिक्स पॉइंट इज 32 and the upper is 212. Now
we are going to see that what is the relation between the Celsius and the Kelvin scale and how can we convert them. तो एक रिकॉल करते हैं, हमने पढ़ा कि हमारे पास केल्विन स्केल होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, डिग्री सेल्सियस होता है, हमारे पास फ़ारेनहाइट होता है. केल्विन पे जो एब्सोल्यूट जीरो है दैट इज 0 केल्विन. डिग्री सेल्सियस पे एब्सोल्यूट जीरो इज -273 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट पे एब्सोल्यूट जीरो इज -460 फ़ारेनहाइट. And if we talk about the lower fixed point, then on Kelvin scale, it is 273 Kelvin. On degree Celsius scale, it is 0 degree Celsius. On Fahrenheit scale, it is 32 Fahrenheit. And if we talk of this thing, the upper fixed point, on Kelvin scale, it is 373. On degree Celsius, it is 100 degree Celsius. On Fahrenheit, it is 212 degree Fahrenheit. So now we are going to see that how we can convert Kelvin to degree Celsius or degree Celsius to Kelvin. See, if we look here, the lower fixed points of both on the degree Celsius scale and on the Kelvin scale, we'll see that 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. That means there is a difference of value 273 Kelvin, right? तो अगर आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो ऑब्वियसली आपको ऑपरेशन में किसको लाना है, 273 केल्विन को. अगर आपके पास आपको केल्विन में करना है डिग्री सेल्सियस को, तो जब आपने केल्विन के अंदर करना है तो आपको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करने होंगे, राइट? और जब आपको केल्विन को वापस से डिग्री सेल्सियस में करना है तो आपको उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट करने होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मैं आपसे बोलती हूं कि इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करो, तो ऑब्वियसली केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 में 25 को प्लस करना होगा. तो आपके पास बन गया 298 केल्विन. तो जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो आपको ऐड करना होता है 273 को, राइट? ऐसे ही सपोज अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 373 केल्विन है और आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए तो आपको इस केल्विन में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 273, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 100, सो इट बिकम्स 100 डिग्री सेल्सियस. तो इसका मतलब जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना होता है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है 273 केल्विन को. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. अब आपको पता लग गया है कि हमारे पास स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस. प्लाज्मा और बीईसी को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम मेन 3 स्टेट्स ही पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस. इन स्टेट्स को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं. आपको पता है आइस है, आइस को आप वाटर बना सकते हो, वाटर को आप वाटर वेपर बना सकते हो, राइट? वेपर से आप वापस से पानी ला सकते हो, पानी से आप वापस से आइस ला सकते हो. तो इसका मतलब आप सॉलिड को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को गैस में भी कर सकते हो, गैस को लिक्विड में भी कर सकते हो, लिक्विड को सॉलिड में भी कर सकते हो. इसी को हम बुलाते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? So how we can define it? The phenomena due to which the matter changes from one state to another and then back to its original state, and how it occurs on altering the conditions of temperature and pressure. ये जो स्टेट्स का कन्वर्जन है, यहाँ पे हमें टेम्परेचर और प्रेशर जैसी कंडीशंस को ही सिर्फ ऑल्टर करना पड़ता है और हम इजिली स्टेट्स को बदल सकते हैं. आइस को वाटर बना सकते हो, वाटर को गैस, या उसका वाइस वर्सा. अब जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि आप देखो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कितने टाइटली पैक्ड हैं, है ना? आप इसको हीट करोगे तो ये मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड से ये गैस बन सकते हैं, गैस से ये वापस से सॉलिड बन सकते हैं. तो ये जो सारा इंटर कन्वर्जन है हम अभी इस टॉपिक के अंडर पढ़ने वाले हैं. देखते हैं कैसे. सो स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज बाय अप्लाइंग प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आप गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हो, आप उसको लिक्विड बना लेते हो. जो आपके पास एलपीजी है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो आपने पेट्रोलियम गैस को प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई किया है, सो दैट इज अगेन पॉसिबल. और वो कैसे हुआ है? जस्ट अप्लाइंग प्रेशर. सो ऑन अप्लाइंग प्रेशर, लिक्विड के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करो वो सॉलिड में चेंज हो सकता है, ठीक है?
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप उस पर प्रेशर एक्सर्ट करो तो आप देखो वो गैस से लिक्विड नहीं डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रही है. सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस. तो दैट मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसी कंडीशंस हैं जिनको ऑल्टर करके आप स्टेट्स को आपस में बदल सकते हो. अब ये जो सारा कन्वर्जन है, इनके कुछ स्पेसिफिक नाम है, आप यहाँ देख रहे हो, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन. तो ये सब चीज अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अब देखिए, इंटर कन्वर्जन का मतलब तो हम समझ चुके हैं, चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर. इट इज चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर. जैसे हमने बोला कि सॉलिड है, सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कर सकते हैं. सिमिलरली हम गैस को लिक्विड में भी कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में भी कर सकते हैं. और एक फिनोमिना हमारे पास ये भी है कि हम गैस को डायरेक्टली सॉलिड में भी कर सकते हैं और फिर सॉलिड को डायरेक्टली हम गैस में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास आप कह सकते हो 4 साइकिल्स हो गए. एक तो ये स्ट्रेट वाला, एक इसका बैकवर्ड, एक गैस का सॉलिड, एक सॉलिड का गैस. तो एक एक साइकिल को हम ध्यान से पढ़ते हैं. पहले हम फ्रंट साइकिल लेते हैं जिसके अंदर हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के बारे में पढ़ेंगे. यहां हम लिख लेते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. देखिए, कभी भी आपको सॉलिड को लिक्विड में, आप एक जनरल सा एग्जांपल लीजिए, मुझे आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, आप फट से आंसर खुद दे देंगे. आइस ले लेते हैं, आइस को पानी बनाना है. ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हो? ऑब्वियसली आइस फ्रीजर के अंदर है, आप वहां से निकालकर उसको बाहर रख दो रूम टेम्परेचर पे, तो वो पानी बन जाती है कुछ देर में, राइट. उसका रीजन क्या है? फ्रिज के अंदर टेम्परेचर काफी लो होता है और बाहर जो रूम टेम्परेचर है वो उसके कंपेरेटिवली हाई है. तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन यू सप्लाई हीट, या आप कह सकते हो ऑन हीटिंग, आप कह सकते हो बाय रेजिंग टेम्परेचर. ठीक है, तो आप अगर ऑन हीटिंग और बाय हीटिंग, ऑन रेजिंग टेम्परेचर, कुछ भी कहते हो, वन एंड द सेम थिंग. तो आइस मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, राइट. तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर को हमने यूज किया और आइस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया. अब आपके पास पानी है, पानी को आपने गैस बनाना है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आपको पता है पानी को गर्म करो, जब उसको गर्म काफी करते रहोगे, अब सपोज आपने एक पैन लिया, आपने उसमें पानी रख दिया और आप भूल गए उसको रख के, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा पानी उस हीट को लेकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर वॉलेटाइल होते हैं, वो उड़ जाते हैं, राइट. तो यहाँ पे भी जो हमारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हुआ वो क्या हुआ? टेम्परेचर, दैट इज ऑन हीटिंग, राइट. तो इसका मतलब आपको आइस से वाटर और वाटर से वेपर बनाने के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन करनी पड़ती है? यू नीड टू हीट इट ऑन हीटिंग. तो मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वी नीड टू इंक्रीज टेम्परेचर और हम आराम से इसको कन्वर्जन कर सकते हैं. अब हम इसका ऑपोजिट लेते हैं, गैस, गैस टू लिक्विड एंड देन सॉलिड. गैस से वापस हम लिक्विड बना रहे हैं, लिक्विड से हम सॉलिड बना रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप अब इसका ऑपोजिट कर रहे हो, इस तरीके से ऑपोजिट कर रहे हो, अब आप देखिए आपके पास वेपर है. ठीक है, वेपर को आप पानी बनाना चाहते हैं. अब कुछ वेपर्स है आपके पास, आप उसको पानी कैसे बना सकते हैं? आपको पता है कंडेंसेशन. मतलब जो वेपर है, अगर आप वेपर की एनर्जी को कम कर दो तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी ज्यादा थी तभी तो वेपर बना था. अब एनर्जी कम कर देंगे तो क्या होगा? वेपर पानी बन जाएगा, राइट. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैन में पानी गर्म कर रहे हो तो उसमें से वेपर्स बन रहे हैं, राइट, वेपर्स उड़ रहे हैं. अगर आप उसी चीज को प्लेट से ढक दोगे तो क्या होगा? अंदर वाली साइड पे आप देखते हो कि कुछ वेपर्स दिखते हैं जो पानी की फॉर्म में कंडेंस हो रहे होते हैं, राइट. तो इसका मतलब अगर आप वेपर्स को कूल कर देते हो, टेम्परेचर लो करना मतलब कूल करना ही हो गया ना, अगर आप उसको कूल कर देते हो, दे गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर. अब वाटर को आइस बनाना है तो अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख दो, बहुत लो टेम्परेचर होता है वहां पे, तो इसका मतलब कूल कर रहे हो तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पे भी फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? टेम्परेचर. फर्क क्या है कि जो सीधा जो हम जा रहे हैं यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऑन हीटिंग, यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा ऑन हीटिंग, क्योंकि यही कंडीशन है. और उल्टा जब हम गैस टू लिक्विड जा रहे हैं या लिक्विड टू सॉलिड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? ऑन कूलिंग. आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ऑन कूलिंग. तो क्लियर है ना? यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, कंडीशन रिक्वायर्ड ऑन हीटिंग. ऑपोजिट गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, कंडीशन रिक्वायर्ड ऑन कूलिंग. तो ये हो गए हमारे 2 साइकिल्स.
तीसरा साइकिल लेते हैं जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको पता है सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट होना है तो ऑब्वियसली लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हीट करना पड़ रहा है। तो लिक्विड को, अगर आपको लिक्विड की स्टेज को स्किप करके सीधा गैस पे जाना है तो ऑब्वियसली वहां पे भी क्या चाहिए, हीटिंग ही होगी ना, तभी सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब सॉलिड अगेन गैस में कन्वर्ट हो सकता है, पर यहाँ पे टेम्परेचर आपको काफी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, और वो क्या बन सकता है, गैस। So solid can directly get converted into gas और कंडीशन क्या है, अगेन ऑन हीटिंग। अब गैस को वापस, फोर्थ हमारा साइकिल है कि गैस को सॉलिड बनना है। अब आपको पता है गैस को लिक्विड बनने के लिए भी कूल होना पड़ता है और लिक्विड फर्दर सॉलिड बनेगा कूल होकर। तो अगर यहाँ पे गैस को सीधा सॉलिड बनाना है तो कूलिंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी हमें, पर कंडीशन कौन सी होगी, सिर्फ ऑन कूलिंग। तो आप समझ गए ना कहां पे ऑन हीटिंग होगा, कहां पे ऑन कूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब हम ये जान चुके हैं कि हम सॉलिड्स को लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही हम गैस को वापस लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो स्टेट्स है वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाती है। सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस। In the same way, gas can be converted into liquid and liquid can be converted into solid. और ऐसे हमने पढ़ा कि सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और गैस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट वापस से हो सकती है। हमने पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हमें हीट देना पड़ता है। तो अगर हम H को हीट ले लेते हैं तो ऑब्वियसली ऑलवेज द हीट हैज टू बी सप्लाइड। और अगर हम ये उल्टा देखें कि गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, तो हमेशा जो गैस हम ये जो गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड करते हैं तो हमेशा हीट रिलीज होती है। तो प्लस का मतलब है कि जो हीट है वो हमने एब्सॉर्ब कराई, माइनस का मतलब है ये जो हीट है ये रिलीज हुई। सिमिलरली जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट एब्सॉर्ब हो रही है, जब गैस वापस से सॉलिड में हो रही है तो हीट रिलीज हो रही है। तो ये जो भी हीट चेंजेस इन्वॉल्व है, चाहे एब्सॉर्ब चाहे रिलीज, ये सारी की सारी जो हीट का इन्वॉल्वमेंट है उस हीट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक हिडन हीट है। लेटेंट हीट को हम क्या बुला देते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ हिडन हीट, कि या तो वो एब्सॉर्ब होती है या वो रिलीज होती है। कब, जब कभी भी एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है। Right. So latent heat is the amount of heat which is released or absorbed, anything, right, during the change of state of the substance. जब एक substance अपनी एक state से दूसरी state के अंदर convert होता है तो जो भी heat का involvement है, heat changes हैं जो, that heat is called as latent. तो पहले अब हम इसमें इस पूरे साइकिल को हम फ्रैक्शंस में स्प्लिट करके थोड़ा पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट सेम हो गया। अगर आप सिंगल साइड का जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस आप पढ़ लोगे तो सिर्फ स्टेट्स बदलेंगी, लेकिन जो बेसिक फिनोमिना है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। अब देखिए, अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है आपको हीट देनी पड़ती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बुलाते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। तो मेल्टिंग का मतलब है change of solid state into liquid. How? On heating. It is the change of solid into liquid state on heating. अब ये जो मेल्टिंग होती है, ऐसा नहीं कि आपने सॉलिड को हीट किया और वो लिक्विड बन गया। हर सॉलिड को एक अलग टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है तभी वो लिक्विड बनता है। किसी सॉलिड को ज्यादा हीट चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, किसी सॉलिड को कम हीट चाहिए, राइट। तो हर, आप कह सकते हो जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम क्या बुलाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आप उस टेम्परेचर को कह सकते हो जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे यहां पे हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया है पूरा, सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। और ये कैसे करना पड़ता है, हीट करके, और वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा लिक्विड में, उसको आप क्या बुलाते हो, मेल्टिंग पॉइंट। नाउ वी आर गोना डू इज मेल्टिंग पॉइंट। आपने पढ़ा कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और सॉलिड में जो लिक्विड का कन्वर्जन होता है उसके लिए हमें हीट देनी पड़ती है।
मतलब जो हीट है दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉलिड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आइस ले लेते हैं. हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सॉलिड का, दैट इज आइस. हम इसको बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हीट सप्लाई करते ही फटाफट से ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. हीट जब इसको मिलेगी इट विल स्टार्ट मेल्टिंग. इट विल टेक सर्टेन टाइम टू गेट कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू वाटर, राइट. तो आइस ने हीट एब्सॉर्ब करी एंड इट स्टार्ट चेंजिंग इनटू वाटर. ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिस पे पूरा का पूरा सॉलिड, कि आप आइस का एग्जांपल ले रहे हैं तो पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट. सो वी कैन डिफाइन एज द टेम्परेचर at which solid changes into liquid on heating. A fixed temperature, जब पूरा का पूरा solid liquid में convert हो जाएगा, that temperature is called as melting point. For example, the melting point of ice is 0 degrees Celsius. That means at 0 degrees Celsius, the ice completely gets converted into water. So now it's clear to you that solid can be converted into liquid, and for this the heat is absorbed, right? And the temperature at which it gets fully completely changed from solid to liquid, that is called as melting point, right? हमने अभी बात की थी कि कभी भी जो स्टेट चेंज करने में इन्वॉल्वमेंट होती है एनर्जी की, उसको हम क्या बुलाते हैं? लेटेंट हीट. अब क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग या फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, इसलिए उस लेटेंट हीट को हमने स्पेसिफाई कर दिया है एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और वी कैन से दैट लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. जनरली हम इसको फ्यूजन से बुला लेते हैं. ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो कितनी एनर्जी हमें सॉलिड को देनी पड़ी इस 1 यूनिट मास सॉलिड को, ताकि ये कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कब? अपने मेल्टिंग पॉइंट पे. फॉर एग्जाम्पल, आइस को कंप्लीटली वाटर के अंदर चेंज करने के लिए जो लेटेंट हीट हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज 3.34 इंटू 10⁵ किलो जूल्स पर ग्राम. ऐसे हर सब्सटेंस की ये जो एनर्जी होती है, ये जो लेटेंट हीट की वैल्यू होती है, दैट इज फिक्स्ड. अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या चेंजेस हमें दिख रहे हैं. देखिए, जब आपने सॉलिड को हीट किया, जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, आपने इसको हीट किया, किसी भी मोड से इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, तो जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो पार्टिकल्स ये एनर्जी को गेन करेंगे. गेन करने पे वो वाइब्रेट होने लगेंगे. ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी ज्यादा होती रहेगी उनका वाइब्रेशन भी बढ़ता रहेगा, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी बढ़ता रहेगा, उस करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. अब काइनेटिक एनर्जी किसी की बढ़ेगी तो मतलब वो रैंडम मूव करने लगेंगे, जितना भी मूव कर सकते होंगे थोड़ा थोड़ा दूर होने लगेंगे आपस में, उससे उनकी स्पेसेस बढ़ जाएंगी. स्पेसेस बढ़ने का मतलब फोर्स कम हो जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा कि स्पेस बढ़ जाएगी और फोर्स कम हो जाएगी, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में. क्योंकि यही तो फर्क है सॉलिड और लिक्विड में, कि वहां पे स्पेसेस जो है वो कम है और लिक्विड में स्पेसेस ज्यादा है, और फोर्स सॉलिड में ज्यादा है और लिक्विड में कम है. तो जब हम सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज को बदल देंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. ऐसे ही अब हम एक और कन्वर्जन देखते हैं लिक्विड से गैस का. आपको पता है यहां पे भी हमें हीट एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, राइट. और इस प्रोसेस को, जो ये लिक्विड का गैस में कन्वर्जन है, उसको हम क्या बुलाते हैं? बॉइलिंग और वेपराइजेशन. वी कॉल इट एज बॉइलिंग और वेपराइजेशन. ये लिक्विड का जो गैस में कन्वर्जन है, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग और वेपराइजेशन. सो इट इज द चेंज ऑफ लाइक स्टेट ऑफ सब्सटेंस. कहां से? फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट. और जिस टेम्परेचर पे ये चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बुलाते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. देखिए, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये तब नहीं होता कि जैसे स्टेट स्टार्ट होनी हुई है, अभी शुरू चेंज होनी. जब पूरा का पूरा पुराना स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट, नई स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी पॉइंट्स जो हम कह रहे हैं, वो उस टेम्परेचर को कहते हैं जब स्टेट पूरी खत्म हो जाती है. तो बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, the temperature at which liquid changes into gaseous state and it occurs on heating
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा पानी गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व है जो आपको देनी पड़ी, दैट इज अगेन अ लेटेंट हीट। हमने बोला लेटेंट हीट ही वो हिडन हीट है जो स्टेट को बदल रही है, तो यहाँ भी तो स्टेट ही बदल रही है ना लिक्विड से गैस में, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट, और साथ में प्रोसेस का नाम दैट इज वेपराइजेशन। सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 unit mass of substance from liquid to vapor, और ऐसा कब होगा? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लाइक फॉर वाटर, पानी जब अपने वेपर में कन्वर्ट होता है तो जो टेम्परेचर आप कह सकते हो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कितनी चाहिए होती है? 22.6 10⁵ जूल्स पर केजी। दिस मच हीट इज रिक्वायर्ड। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की टर्म्स में देखते हैं तो सेम वैसे ही जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, सेम आप वही लिखोगे, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड से गैस का कन्वर्जन है। तो देखिए यहाँ पे आपने लिक्विड को हीट किया, किसी भी सोर्स से आप लिक्विड को हीट कर रहे हैं, ठीक है, क्या होगा? पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो वाइब्रेट ज्यादा करने लगेंगे, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा वाइब्रेशन का, उस करके स्पेसेस बढ़ जाएंगी और फोर्स कम हो जाएगा। और ऐसा जब लिक्विड के अंदर चेंज आए तो ऑब्वियसली इसका मतलब वो कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट के अंदर। अब हम उल्टा फिनोमिना पढ़ते हैं। अब हमने सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस हम पढ़ चुके हैं अब, ठीक है। अब हम गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है कि जब हम ऐसा करते हैं कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे कूलिंग करनी पड़ती है, मतलब हीट रिलीज होती है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो गैस से जब आप कह सकते हो गैस जब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी तो इस फिनोमिना को हम क्या बुलाते हैं? हम इसको कंडेंसेशन भी बुला सकते हैं, हम इसको लिक्विफिकेशन भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली है क्या इस टर्म का मतलब? चेंज ऑफ गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, और कैसे? कूलिंग पे, ठीक है। और अब कूलिंग आपको कौन से टेम्परेचर पे करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। और वो टेम्परेचर जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉइंट, और यू कैन से लिक्विफिकेशन पॉइंट। अब अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे स्टेट चेंज होती है, तो ऑब्वियसली गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एक तो हम कूल कर सकते हैं, रिड्यूसिंग टेम्परेचर, तो वी कैन कूल इट, और वी कैन ऑल्सो अप्लाई द प्रेशर ऑल्सो इन दिस केस। अब देखिए जब आपके पास सपोज ये गैस है, आप इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स पास पास आने लगेंगे, तो पार्टिकल्स का डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा? कम। अब पार्टिकल्स का डिस्टेंस कम हो गया तो जगह भी कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, और जब ऐसा होगा इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएंगे और इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीज हो जाएगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में, क्योंकि यही तो डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, वो डिफरेंस ओवरकम हो गया तो स्टेट बदल गई। एंड प्लीज नोट whenever there is change in the state, जिसको आप फेज ट्रांजिशन भी कहते हो, मास ऑफ मैटर कभी चेंज नहीं होता, जितना मास होता है वो उतना ही रहता है। मास को आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो यहाँ पे हम मास के अंदर कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ स्टेट्स में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव गैस से लिक्विड हम कर चुके हैं, अब लिक्विड से जब हम सॉलिड करेंगे तो सेम होगा, कूलिंग से होगा, ये आपको पता है। तो लेकिन इस फिनोमिना को हम क्या बुलाएंगे? फ्रीजिंग। अब जनरली आपको पता है आप पानी को जब फ्रीज करते हो आइस बन जाती है, राइट? तो फ्रीजिंग इज अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस टू सॉलिड स्टेट। हाउ? कूलिंग पे। और वो टेम्परेचर जब पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड हाउ? ऑन कूलिंग। एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूलर स्टेट पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेम उसी तरीके से हम करेंगे। देखिए जब आपके पास लिक्विड है, लिक्विड को आप कूल कर रहे हो, उससे एनर्जी आप निकाल रहे हो, निकालने से क्या होगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कम हो जाएगा।
इंट्रामोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा और लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. Now we have another phenomena in which we are going to convert solid directly into gaseous state. And the phenomena is called as sublimation. अब आप देख चुके हो कि सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को वापस से लिक्विड में भी कर सकते हैं और लिक्विड को वापस हम सॉलिड में भी कर सकते हैं. आप पढ़ चुके हो कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जब कन्वर्ट होगा तो हीट हमेशा एब्जॉर्ब हो गई. ऐसे ही गैस से जब लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड होगा हीट हमेशा रिलीज होगी. राइट. तो आप समझ चुके हो कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में हीट का एब्जॉर्प्शन है और गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में हीट रिलीज होती है. मतलब कोई भी चीज को कूल करना पड़ता है. ठीक है. अब हमारे पास एक फिनोमिना है जिसके अंदर हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस को वापस से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपनी लिक्विड स्टेट को स्किप कर जाते हैं. राइट. ऐसा स्किपिंग तभी होगा जब सपोज आप सॉलिड से गैस कर रहे हो तो हीट तो देनी ही पड़ेगी उसको, लेकिन जो हीट दोगे आप, इट शुड बी इनफ. मतलब वो काफी हीट होनी चाहिए जो लिक्विड स्टेट को स्किप करके सीधा सॉलिड को गैस के अंदर चेंज करवा दे. सिमिलरली जब आप गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो कूल डाउन करना पड़ता है, तो वहां पे भी इनफ कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, तभी लिक्विड स्टेट को स्किप करके आप सीधा सॉलिड स्टेट के अंदर चले जाओगे. सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले. सो इट इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट. हाउ? On heating, and gaseous vapors back to solid. How? On cooling. अब देखिए ये होता कैसे है प्रोसेस. आपके पास ये सॉलिड है, ठीक है, ये आपके पास गैस के पार्टिकल्स हैं. आप देख सकते हो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है. यहाँ पे ये क्लोजली पैक्ड है और यहाँ पे ये थोड़े दूर है, काफी दूर है इनफैक्ट आपस में. तो अगर आप सॉलिड को बाहर से इनफ हीट प्रोवाइड करो तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे. उससे इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो रैंडम मूवमेंट होने लगेगा. रैंडम मूवमेंट इंक्रीज होने से इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस भी बढ़ जाएंगी. इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली स्पेस बढ़ गई तो फोर्स तो कम होगा क्योंकि पार्टिकल्स दूर जाने लगेंगे. जब ये चीजें एक इनफ मैग्नीट्यूड में ये तीनों हो जाएंगी तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर. ठीक है. सिमिलरली अगर हम गैस को इनफ कूल डाउन कर दे तो क्या होगा, ये सब ऑपोजिट उसमें हो जाएगा. मतलब जो पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी रिलीज होगी तो उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब है उनका मूवमेंट थोड़ा सीज हो गया, जिस करके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कम हो जाएंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड स्टेट में. सो दिस इज व्हाट इज सब्लिमेशन. अब इसमें हम दो टर्म्स यूज करते हैं, सब्लाइम एंड सब्लिमेट. देखिए सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो सॉलिड को हम क्या बुलाते हैं, सब्लिमेट. सॉलिड को हम क्या बुला सकते हैं, सब्लिमेट. तो सब्लिमेट हम उसको बुलाते हैं, इट इज दैट सॉलिड विच शोज सब्लिमेशन. और जो गैसियस स्टेट बनती है that can be called as sublime. So the gaseous state which is formed due to sublimation of solid is sublime. So sublimation involved sublimate and sublime. Right. Sublimate is the solid state, sublime is the gaseous state. एग्जाम्पल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मैंने आपको बताया नैप्थलिन बॉल्स के बारे में. ऐसी दिखती है नैप्थलिन बॉल्स. अब मेरे ख्याल आप इजिली इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप सबने देखी होंगी ये बॉल्स. सो दीज आर नैप्थलिन बॉल्स एंड दे एक्चुअली शो सब्लिमेशन. अपार्ट फ्रॉम इट हमारे पास बहुत से सब्सटेंस है. अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करता है, आयोडीन सब्लिमेशन शो करता है. सो देयर आर लॉट ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच एक्चुअली शो सब्लिमेशन. Now we are going to take up the last topic of this chapter, that is evaporation. अब आपने देख लिया है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है और ऐसे ही वाइस वर्सा गैस लिक्विड और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है. इवेपोरेशन जो ये प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस. राइट. आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपके पास पानी है, ठीक है, आप इसको हीट करते हो, you supply it with heat, enough heat, तो आप देखते हो कि जो लिक्विड है
वो वेपराइज हो जाता है, और इसके जो वेपर्स जो होते हैं, आपको पता है वेपर्स वॉलेटाइल होते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो वेपर्स जो है वो आपको दिखता है कि दे स्टार्ट इवेपोरेटिंग। जैसे कि आप देखिए, अगर सपोज आपने किसी पैन के अंदर पानी रखा है और आपने गैस ऑन छोड़ दिया है काफी देर के लिए, तो आप काफी टाइम, अगर आप भूल गए हो गैस को बंद करना, तो आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद वहां पानी होता ही नहीं है उस जिस वेसल में आपने लिया होता है, जिस पैन में आप हीट कर रहे होते हो, क्योंकि जो पानी है इट हैज अ टेंडेंसी टू गेट इवेपोरेटेड। उसको कॉन्टिन्यूसली हीट मिल रही है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैसियस वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए वो एस्केप हो रहे हैं एटमोस्फेयर में। So this is what is evaporation. That is the conversion of liquid to gaseous state. How? Again on heating at a temperature below its boiling point. देखते हैं कैसे होता है ये इवेपोरेशन का प्रोसेस मॉलिक्यूलर लेवल पे। देखिए, अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप हीट सप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स उस हीट को गेन कर लेते हैं, उससे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब वो मूव तो कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे पर थोड़ा कर रहे थे, लेकिन वो एनर्जी के साथ वो अब रैपिडली मूव करने लगते हैं। अब जब वो इतना रैपिडली मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपस में टक्कर भी करेंगे। पार्टिकल्स हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो दे मे कोलाइड विद ईच अदर। अब जब वो कोलाइड करेंगे, सो सम पार्टिकल्स विल लूज एनर्जी। सपोज दो पार्टिकल्स में टक्कर हुई, ठीक है, तो एक ने अपनी एनर्जी इधर ट्रांसफर कर दी या इसने इधर ट्रांसफर कर दी, क्योंकि जब टक्कर होगी तो आपको पता है एनर्जी कभी भी आप किसी भी चीज की एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है, वो पास कर सकते हैं एक दूसरे को, इट कैन बी कन्वर्टेड, राइट, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल्सो। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, उससे क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा हो गई और कुछ की पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी कम हो गई। तो जो पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा हो गई वो इतनी ज्यादा हो गई कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ओवरकम कर गए, मतलब उससे भी निकल गए, उस दायरे से भी निकल गए और इसको एस्केप कर गए एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। So this is what is the explanation of evaporation on the basis of molecular structure, and it is very important. Now factors on which evaporation depends. अब evaporation किस किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। तो सबसे पहला फैक्टर पढ़ते हैं हम सरफेस एरिया। देखिए, सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो सपोज आपके पास यहाँ पे इतना सरफेस है, आप देख पा रहे हो, दिस इज द सरफेस जहां से इवेपोरेशन हो रही है। अगर आप इसको कुछ ऐसे कंटेनर में डाल दोगे जहां पे सरफेस इतना हो जाए तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन हर जगह से होगी, है ना। तो इसका मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा एक्सपोज सरफेस होगा, उतने ज्यादा जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। मोर इज द सरफेस एरिया, more will be the rate of the evaporation. कुछ एग्जाम्पल, कुछ एप्लीकेशन इसी पे देखते हैं। देखिए, अगर आपने कपड़े धोए हैं, ठीक है, आप कपड़े धोने के बाद उनको ऐसे ही पड़े रहने दो या ऐसे ही बस उठाया और उसको वॉल पे डाल दिया या किसी भी तार पे डाल दिया आपने, तो क्या होगा, वो कपड़े उतने अच्छे से नहीं सूख पाएंगे। लेकिन अगर आप उनको प्रॉपरली ऐसे स्प्रेड करेंगे तो वो कपड़े जल्दी सूखेंगे। उसका रीजन है कि जब आपने सपोज जैसे ये टी शर्ट है, यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर ऐसे स्प्रेड होकर ये टी शर्ट ऐसे स्प्रेड हुई हुई है फायर पे, अगर आप इस टी शर्ट को इस तरीके से ही रख देंगे तो ऑब्वियसली इसका जो एक्सपोज सरफेस है वो कम होगा, तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, आप इसको स्प्रेड करेंगे और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उससे इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक्सपोज होंगे और जो क्लोथ्स है वो आपके फास्टर ड्राई होंगे। दूसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। आपको पता है कि हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर मतलब हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप हीट ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा आएगी, वो कोलाइड भी ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी ट्रांसफर या आप कह सकते हो उनका एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा होगा और वो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जल्दी से अपना तोड़ देंगे और इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। इसके ऊपर एक एप्लीकेशन देखते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर ऑन द कप ऑफ हॉट टी। अब आपने एक ठंडे पानी का ग्लास रखा है, आपने कभी देखा उस पे वेपर बनते हो? नहीं, लेकिन
उतने रैंडम आप कह सकते हो, उतने स्पीड से वेपर जितने के एक हॉट टी के कप पे बनते हैं उतने नहीं बनते कोल्ड में। उसका रीजन है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स रैंडमली मूव करने लगते हैं, तो मतलब इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। तो जब वो एस्केप होते हैं तो वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, कप के साथ भी करते हैं, और वो साथ ही कंडेंस होते रहते हैं। मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों वहां पे नोटिस पे आ जाता है। तीसरा फैक्टर है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो वेपर है, वाटर वेपर ऑलरेडी एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर वाटर वेपर एयर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज वहां से जाती है जहां पे ज्यादा होती है, वहां पे जहां पे कम होती है। तो अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, अगर वेपर का डिफरेंस ही ज्यादा नहीं होगा, बीकर की बात कर लो आप, बीकर और एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा, कम वेपर एस्केप करेंगे। इसी का रीजन है कि जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जब मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, तब आपके कपड़े देर से सूखते हैं, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है और इवेपोरेशन का रेट भी कम हो जाता है। चौथा फैक्टर है हमारे पास विंड की स्पीड। आपको पता है मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। चलती हुई हवा को आप क्या बोलते हो? विंड, राइट। तो जैसे ही विंड की स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाती है, राइट, क्योंकि वो एनर्जी ले लेते हैं उससे। सो ऑब्वियसली जो क्लोथ्स हैं वो आपके जो विंडी डे होता है उस पर ज्यादा जल्दी सूखते हैं एज कंपेयर टू द डे जब इतनी विंड्स नहीं चल रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पे आपसे पूछा जाता है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। आपने अभी पढ़ा कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, कि जो ये सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वो आपस, जब आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो आपस में टक्कर करते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर करने लगते हैं, उनसे कुछ की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ब्रेक करके वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही है ना इवेपोरेशन का बेसिक लॉजिक उसके पीछे। अब आप देखिए कौन एस्केप हुआ, वेपर्स कौन बने, ये जो वेपर्स बने ये कौन से पार्टिकल्स बने? ऑब्वियसली जो एनर्जेटिक थे, जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा थी। तो इसका मतलब जितने भी एनर्जेटिक थे वो तो एक्सपोज, मतलब वो वेपराइज हो गए। तो पीछे जो पार्टिकल्स रह गए वो कौन सी एनर्जी वाले रह गए? लेस एनर्जी। लेस एनर्जी मतलब लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब क्या है? कूलिंग इफेक्ट। तो इवेपोरेशन का आप कह सकते हो कि एक साइड इफेक्ट है कि जहां से भी इवेपोरेशन होती है वहां पे पीछे ठंडक हो जाती है, कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपके हाथ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पेट्रोल ले लिया अपने हाथ पे, ठीक है, पेट्रोल आपकी बॉडी की हीट को लेकर वेपराइज हो गया, तो पीछे आपकी बॉडी की हीट कम हो गई ना, तो इसलिए पीछे आपको क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। इट विल कॉज अ कूलिंग इफेक्ट इन योर हैंड। सो इवेपोरेशन ऑलवेज लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट, इसको आप याद रखिएगा। इवेपोरेशन का डेफिनेशन, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे एक्सप्लेनेशन और कूलिंग इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में ये आता है। One more application of evaporation. We feel more comfortable if we wear cotton clothes in summer. The reason is जो cotton clothes हैं, they are good absorber of water. तो जब हमें गर्मी में पसीना आता है, दे रैपिडली एब्जॉर्ब स्वेट, और वो स्वेट इवेपोरेट होता रहता है हमारी बॉडी की हीट लेके, हमारी बॉडी की हीट लेके वो स्वेट इवेपोरेट होता रहता है। कॉटन क्लोथ्स के बीच में टाइनी पोर्स होते हैं, उससे इवेपोरेट होता रहता है वो। ऑब्वियसली अगर हमारी बॉडी की हीट जा रही है तो पीछे हमारी बॉडी की हीट कम रह गई है, मतलब लो टेम्परेचर, दैट इज इट विल प्रोड्यूस अ कूल सेंसेशन। दिस इज ऑल वी ऑल नीड इन समर्स. So now as we have completed the chapter, so let's do few question and answers just to check out कि आपको कितना समझ आया है. ठीक है, देखते हैं. First question is, why do we feel cold when we hold ice in our hands? आप जब भी बर्फ को पकड़ते हैं आपको बहुत ठंडा महसूस होता है, तो व्हाट इज द रीजन? सी, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब दे एब्जॉर्ब हीट. तो जब आप उसको पकड़ते हो इट टेक्स हीट फ्रॉम आवर हैंड्स. अब हमारी बॉडी से अगर हीट चली गई है तो ऑब्वियसली पीछे हमारा टेम्परेचर क्या हो गया? लो हो गया. सो सिंस द एनर्जी इज लॉस्ट बाय आवर हैंड्स एंड दैट इज द रीजन वी फील द कूलिंग इफेक्ट. तो जितनी ज्यादा देर आप उसको पकड़ के रखोगे उतनी ज्यादा हीट आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट होती रहेगी और आपको उतना ही ठंडा लगता रहेगा उसको पकड़ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What is the effect when salt is scattered on ice? See, presence of impurities lowers the freezing point of any substance. So, when salt is scattered on ice, तो जो solution बनता है उनके mix होने से, that results in the lowering of freezing point of ice and ice melts. जितनी भी हमारे पास अब कह सकते हैं कुछ ऐसी कोल्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत सर्दी के टाइम पे बहुत बर्फ जम जाती है रोड वगैरह पे, तो वहां पे सॉल्ट को स्कैटर किया जाता है क्योंकि वो इसके फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देता है और वो जो बर्फ है वो पिघलने लगती है और रोड्स क्लीन हो जाती है. Next is, what is critical temperature? It is a temperature at which the gas liquefies. That is called as critical temperature. Now we have a question. Differentiate between vapor and a gas. देखिए सुनने में vapor और gas हमें एक जैसा लगता है ना? But there is a major difference between two. Let's see. Vapor is a substance which is vapor only under specific condition. अब फॉर एग्जाम्पल आप पानी का लो, आपको पता है जो पानी का ओरिजिनल स्टेट रूम टेम्परेचर पे हमें मिलता है दैट इज लिक्विड स्टेट, राइट. और जब आप इस लिक्विड स्टेट को हीट करते हो इट फॉर्म्स वेपर. तो नॉर्मली एक आप कह सकते हो नॉर्मल कंडीशंस पे तो पानी लिक्विड है ना, वेपर तो नहीं है, राइट. तो आप उसका वेपर स्टेट जो बना रहे हो वो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन बना रहे हो, तो वो जो गैसियस स्टेट है दैट इज कॉल्ड एज वेपर, राइट. अब गैस किसे बुलाते हो आप? जो सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है गैस की तरह ही अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल आप ऑक्सीजन को अगर लो तो रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशंस पे ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करती है? ऑब्वियसली इट एग्जिस्ट एज गैस. तो ये जो चीज है जो कि नॉर्मल कंडीशन पे एग्जिस्टेंस है उस सब्सटेंस को आप क्या बुलाओगे? गैस. तो अगर स्पेसिफिक कंडीशन बनाकर उसको वेपर बनाया है, मतलब उसको गैसियस स्टेट में लाया है, तो वो वेपर होगा. अगर वो ऑर्डिनरी कंडीशन पे भी गैसियस फॉर्म में ही है तो उसको हम गैस की तरह एड्रेस करेंगे. वेपर्स कब बनते हैं? जब आप सॉलिड या लिक्विड को हीट करते हो तब वेपर्स बनते हैं. और अगर आप उन वेपर्स को हाई प्रेशर अप्लाई करो उनके ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएंगे, राइट. लेकिन जो गैस है वो गैस ही रहेगी, लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हो तो वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है. वेपर्स कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एज वी हैव डिस्कस्ड, बट जो गैसेस है they can also be converted into liquid. How? By lowering temperature below its critical temperature. Next question is, give daily routine example of sublimation. We have seen that disappearance of naphthalene ball can be a good example because with time it just sublimes and it gets disappear. Next question is, what information does one get from boiling point and melting point? अगर आपको किसी का भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पता है यू कैन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, बिकॉज किसी भी प्योर सब्सटेंस की आइडेंटिटी होती है कि उसका एक फिक्स बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है. तो अगर वो वैल्यूज फिक्स्ड है इसका मतलब वो सब्सटेंस प्योर है. एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लाइक प्रॉपर्टीज. कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड 273 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस. आपको पता है वेरी इजी, डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस कर देंगे तो आंसर आया 310 केल्विन, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 273 कर देंगे तो आंसर आया हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स? आपको पता है अब वैसे भी बहुत समर टाइम है, आप सब सिंथेटिक कुछ पहन नहीं पाते हो, हम कॉटन क्लोथ्स ही प्रेफर करते हैं. द रीजन इज the cotton clothes are very good absorber of water. वो हमारे स्वेट को रैपिडली एब्जॉर्ब करते रहते हैं स्वेट को और इवेपोरेट होता रहता है, क्योंकि जो कॉटन का क्लोथ है दैट इज गुड एब्जॉर्बर ऑल्सो, और उसमें कुछ फाइन होल्स होते हैं जिससे इवेपोरेशन भी होती रहती है. और अगर इवेपोरेशन होती रहेगी तो आपको पता आपको यू एक्चुअली फील अ कूल सेंसेशन. Thank you for watching this video, and for more videos, please subscribe to Success CDs Education. So me, Divya Kashyap, signing off.